संविदा गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अमित पटेल आपको केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाऊंगा। वर्ग 1 की केमिस्ट्री में आपको 11th 12th का जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है वही इंक्लूड है। ठीक है, इस सिलेबस की स्टार्टिंग जो करेंगे हम केमिस्ट्री के सबसे बेसिक चैप्टर से करते हैं और बेसिक चैप्टर में जो सबसे बेस होता है वो होता है मूल कॉन्सेप्ट या मूल संकल्पना। तो आज हम थोड़ा सा मूल या मूल संकल्पना के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको मूल संकल्पना, इंग्लिश में इसे हम पढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट। दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर जो लगता है वो इसी पार्ट से लगता है। हम 11th 12th आगे कहीं भी ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद समस्या ये आती है कि हम मोल को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि मोल से सब घबराते हैं और पूरी केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। यदि हमको मोल नहीं आता है तो हमको केमिस्ट्री का कोई बेस नहीं आता है, हमको कोई सवाल नहीं बनेगा। इसलिए आज हम मोल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से और सिर्फ 3 फॉर्मूलों में खत्म कर देंगे। मैं आपको वो 3 फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आपका मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है और आप कभी इस क्वेश्चन के बेस पर ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है या मैं कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि ये मोल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज, मोल किसी भी पदार्थ की मात्रा को बोला जाता है। जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ की मात्रा उपयोग करते हैं तो हम किसी चीज को तोल लेते हैं, कोई द्रव होता है तो उसको लीटर में नाप लेते हैं। बस ऐसे ही केमिस्ट्री में जो केमिकल होते हैं उनके लिए मात्रा शब्द जो होता है वो मोल होता है। और केमिस्ट्री में जितने केमिकल्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट हम मोल का ही उपयोग करते हैं और मोल के बेस पर उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इंग्लिश में तो हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी है तो वो मोल है और कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ क्वांटिटी आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते रहते हैं। बात यदि अब हम करें कि मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होता है, तो सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद करने, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करना है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में मोल का फर्स्ट फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू, मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। हिंदी में हम इसे बोलेंगे भार बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक हो जाएगा, भार बटा मोलर द्रव्यमान। एक फॉर्मूला तो मोल का ये हो गया जिसमें आप भार के आधार पर मोल का उपयोग करते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है कणों की संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो मोल से इसका रिलेशन क्या होता है, तो सीधा सा फॉर्मूला है मोल इनटू Na। अब ये दोस्तों ये Na क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं मोल इनटू Na। थर्ड फॉर्मूला उपयोग करेंगे एनटीपी या एसटीपी पर आयतन। एनटीपी भी बोल सकते हैं, एसटीपी भी बोल सकते हैं, एनटीपी या एसटीपी पर आयतन। यदि हम इंग्लिश में बोले तो ये होता है वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी। ठीक, फॉर्मूला यूज करते हैं मोल इनटू 22.4 लीटर। ठीक है, लीटर में यदि फॉर्मूला है तो 22.4 और आपके क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया है तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा लिख लेंगे मोल इनटू लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, तो आप इसको लिखेंगे 22,400 मिलीलीटर। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में यूनिट क्या है। यदि यूनिट लीटर है तो आप लीटर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, यदि यूनिट मिलीलीटर में तो मिलीलीटर वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे Na का मतलब। ठीक है, Na मतलब जो है उसका अर्थ होता है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या, और इसका मान निश्चित होता है। ये मान होता है 6.023, 6.023 गुणित 10 की घात 23, है ना। आप इसका बेसिक मान ले सकते हैं, मतलब इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग आपको करना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग करेंगे। सीधा आप 6 गुणे 10 की घात 23 उपयोग करेंगे। तो एवोगैड्रो संख्या इंग्लिश में भी वही होता है, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो Na की वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ पे हमेशा Na की फिक्स वैल्यू लेंगे 6 गुणे 10 की घात 23, 6 × 10⁻23। बात करें इसमें, अब एक वर्ड और आया मोलर मास और मोलर द्रव्यमान। ये क्या होता है, तो
बात करें, मान लो क्वेश्चन में परमाणु दिया हुआ है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी दे सकता है। तो जो परमाणु भार होता है उसी को हम मोलर मास बोल सकते हैं, एटॉमिक मास, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में एटॉमिक वेट, ये मोलर मास होता है। ठीक है। दूसरा, या फिर आप इसमें ये बोल सकते हैं कि कोई अणु है तो उस अणु के भार को आप क्या बोलेंगे, अणु भार को भी आप क्या बोल सकते हैं, मोलर मास, इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलर मास या मोलर द्रव्यमान के दो अर्थ हैं। परमाणु दिया हो तो आपको उस परमाणु का भार लेना है, जैसे कार्बन का भार 12 है तो मोलर मास 12 हो गया, ऑक्सीजन का भार 16 है तो मोलर मास 16 हो गया। अणु भार की बात करें, जैसे पानी है, पानी का अणु भार 18 होता है तो हम बोलेंगे कि मोलर मास या मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 है। तो मोलर मास के आप दो अर्थ निकाल सकते हैं, परमाणु भार या अणु भार। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कणों की संख्या की। तो कणों की संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझेंगे। ठीक है। कणों की संख्या में, कणों की संख्या की यदि हम बात करें तो कण का मतलब समझिएगा आप, इस फॉर्मूले में कण का क्या मतलब होता है वो देखिए। कण बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, हमारे केमिस्ट्री में कणों के बारे में अलग अलग जानकारी। कणों की संख्या, जैसे सवाल में पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कणों की संख्या पढ़ सकते हैं। सवाल में पूछा प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन भी कण होता है। सवाल में पूछा न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन भी कण है। यदि उसने सवाल में आपसे पूछा फोटॉनों की संख्या निकालिए, तो फोटॉन भी कण होते हैं। तो कण को हम अलग अलग रूप में ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। इसने पूछा परमाणुओं की संख्या, मतलब वो आपसे कणों की संख्या पूछ रहा है। उसने पूछा अणुओं की संख्या, तो वो आपसे कणों की संख्या पूछ रहा है। परमाणु मतलब एटम, ठीक है, अणु मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है। बाकी इंग्लिश में भी यही वर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ये तो सेम वर्ड है हिंदी इंग्लिश में। परमाणु और अणु का एटम, मॉलिक्यूल होता है। तो कण के रूप में, पार्टिकल के फॉर्म में आपको कुछ भी इनमें से एक यूज करना होता है। सपोज आपको किसी क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सवाल आया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसका सीधा सा मीनिंग ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, इतना पूछ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मतलब कण। ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे सामने तीन बातें आ गई कि हम मोल कॉन्सेप्ट में, मोल में इन तीन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। इनका यूज करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में वेट दिया हो तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला हो, कणों की संख्या पूछी है, तो सेकंड फार्मूला यूज हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको आयतन पूछा है, एनटीपी या एसटीपी पर आयतन, तो थर्ड फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं इसमें एनटीपी और एसटीपी। इसमें भी सबको बहुत दिक्कत होती है कि एनटीपी एसटीपी आ जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। कारण है कि एनटीपी एसटीपी का बहुत से लोगों को अर्थ पता ही नहीं होता है, बस वो ये समझते हैं कि एनटीपी एसटीपी है कुछ है और कुछ नहीं। तो देखिए, एनटीपी का पूरा नाम होता है प्राकृतिक ताप और दाब, हिंदी में इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब। मोल कॉन्सेप्ट में एसटीपी या एनटीपी, मतलब मोल संकल्पना में यदि हम एसटीपी या एनटीपी की बात करें तो एनटीपी या एसटीपी में तापमान कितना लेना होता है, तो तापमान लेना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में इसको बोलेंगे 273 केल्विन। ठीक है। और प्राकृतिक दाब कितना लेना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, मानक दाब कितना लेना होता है, तो वो होता है एक वायुमंडलीय दाब, शॉर्ट में 1 ATM लिख सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब। तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आपसे ये पूछ लेता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM पर दिए गए गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब उसने इतना लिख दिया तो हमारे दिमाग में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी लेना है, 1 ATM बोला है, प्रेशर भी लेना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करें, दिक्कत आ जाती है। कुछ नहीं करना है आपको, यदि क्वेश्चन में उसने आपको आयतन पूछा है और सवाल में ये दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM पर आयतन निकालना है, तो आपको वो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि एनटीपी पर आयतन निकालना है। और एनटीपी पर आयतन निकालने का मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कोई आपको प्रेशर का यूज नहीं करना है, कोई आपको टेम्परेचर का यूज नहीं करना है, किसी का यूज नहीं करना है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि यदि आपके क्वेश्चन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो, यदि क्वेश्चन में 1 ATM लिखा हो, तो वो आपसे सवाल एनटीपी या किसका पूछ रहा है, एसटीपी का, और आपको ये फॉर्मूला उपयोग कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो अब ये तीन फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता दूँ। ठीक है।
सपोज क्वेश्चन आया आपको, है ना, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख के देता हूँ। सवाल उसने पूछे 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल ज्ञात कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, कैलकुलेट मोल ऑफ 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कुछ नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन रहती है, बस आपको वो क्वांटिटी ध्यान में रखना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है। देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है 4.4 ग्राम। इतना तो हम जानते हैं, ग्राम जो होता है वो वेट की यूनिट होती है, ग्राम भार की इकाई होती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का सीधा तरीका है, गिवन क्या है, दिया क्या है उसने, बस हम इसको देख लें और पूछा क्या है उसको देख लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ होती है, ठीक है, तकलीफ नहीं आना चाहिए। आपको क्वेश्चन में 4.4 ग्राम दिया है, मतलब उसने आपको भार दिया है, जिसको आप इंग्लिश में वेट बोल रहे हैं, और 4.4 ग्राम वेट है, भार है, और आपको क्वेश्चन में पूछा है मोल। तो आप सीधा सा है कि भार और मोल में संबंध क्या होता है, वो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और आपको फॉर्मूला बताया मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, भार बटा मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान का मतलब आपको क्या बताया कि आप परमाणु भार ले सकते हैं या अणु भार ले सकते हैं। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है, सारी चीजें दी हुई हैं, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, मान रखना है और आंसर निकालना है। वेट भार जो है वो आपको ये दिया हुआ है 4.4 ग्राम, यहाँ रखा 4.4 ग्राम अपॉन में। मोलर द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान को परमाणु भार बोलते हैं, अणु भार बोलते हैं। देखो क्वेश्चन में CO2 दिया हुआ है, CO2 अणु होता है, तो आप इसका अणु भार निकालेंगे। अब अणु भार कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है उसमें जितने परमाणु आ रहे हैं सबके भारों को जोड़ना होता है। कार्बन का भार होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना 32, टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा 44। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है 32, टोटल CO2 का वेट मोलर मास मोलर वेट कितना आ जाता है 44, तो अपन में 44 लिखेंगे। अब 4.4 को 44 से डिवाइड करेंगे, 4.4 को 44 से भाग देंगे, आएगा कितना 0.1। तो क्लियर क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको कि क्या आंसर निकालना होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0.1 मोल, ठीक है, वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, और आपने इस पैटर्न में सॉल्व किया तो आपका आंसर सही जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही है, जो अपने बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको उसका आंसर मिल जाएगा। और यदि हम क्वेश्चन देखें और सोचें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं कि आंसर आ जाए, तो ऐसे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का बस यही तरीका है कि आपको जो दिए गए वैल्यू है उस वैल्यू को लिख लो, कौन सी वैल्यू है और क्या पूछा है उसने, उनके बीच में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला यूज करना है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखो बदल के मैं बताता हूँ। ये था CO2 मोल, CO2 के मोल कैलकुलेट करना था, CO2 का मोल निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन में देखो बदलाव, उसमें बोला 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के मोल ज्ञात कीजिए। अब किसके मोल पूछ लिया उसने पूरे CO2 के मोल नहीं पूछे, उसने बोला ऑक्सीजन के मोल निकाल के बताइए, ठीक है। इंग्लिश में यदि मैं बोलो कैलकुलेट मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 4.4 ग्राम CO2, 4.4 ग्राम CO2 के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो देखो जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में आंसर बताएंगे, ये नहीं कि पूरे का बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अभी भी वही है, वेट आपके पास 4.4 ग्राम है और आपको मोल तो चाहिए, और आपने कैलकुलेशन किया, यहां तक सब सही गया, 0.1 आया आंसर, नो डाउट यही आएगा, ठीक है। बट ये जो आपने निकाला ये पूरे CO2 का निकाला था, इससे पहले अभी क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था, पूरे CO2 का मोल था। अब उसमें इसने क्या बोला है, ऑक्सीजन के मोल बताने, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखो सपोज डिफरेंस समझना, अंतर समझना, ये यदि 4.4 ग्राम नहीं लिखा होता 4.4 ग्राम, आप सीधा फार्मूला देख के ये बोलते कि इस CO2 में कितने ऑक्सीजन है, 2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। यदि ये CO2 डबल होता तो कितने ऑक्सीजन बताते, 4, ये CO2 3 टाइम होता, 3 गुना होता तो कितने ऑक्सीजन बताते, 6। तो अब मेरे पास CO2 कितना है 0.1, तो एक CO2 के पास 2 ऑक्सीजन थे, तो जिसके बारे में पूछा है वो फॉर्मूले में कितना है, बस आप उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने जो मोल निकाला है उसमें किसका गुणा कर देंगे, उस फॉर्मूले में जिसके बारे में पूछा है। उसने पूछा है ऑक्सीजन के बारे में, फॉर्मूले में ऑक्सीजन 2 है, आप 0.1 मोल जो आपने निकाला उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो
ऑक्सीजन के मोल कितना आ जाएंगे 0.2। तो डर क्यों लगता है मोल में, इसी से डर लगता है क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो हमसे पूछ किसके बारे में रहा है हम वो नहीं जान पाते हैं। हम बस इतना देख लेते हैं मोल पूछा है, हम आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम सोचते हैं हमारा आंसर सही हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो अब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसने पूछा क्या है। ठीक है, अभी तक तो तुक्का भी चल जाता था व्यापम में, अब तो तुक्का काम नहीं कर पाएगा, अब क्या करेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछने वाला है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, जो मैंने आपको ये चीज बताई है इस बेस पर देखो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, मैं आपको सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आप उसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। सपोज उसने आपसे क्वेश्चन पूछा 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में कुल मोल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन उसने पूछा, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, टोटल मोल्स इन 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, सेकंड और लिख देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में उसने पूछा 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के मोल ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं आपको, हाइड्रोजन के मोल ज्ञात कीजिए। ठीक, इंग्लिश में लेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में 4.9 ग्राम गिवन है, दिया गया है क्या है 4.9 ग्राम, ग्राम मतलब वेट, भार, तो आपको भार दिया है। ठीक है, वेट दिया है, ये हो गया वेट। और आपसे पूछा क्या है मोल। अब उसने मोल किसका पूछा है, पूरे सल्फ्यूरिक एसिड का, पूरे का पूछा है, तो आप सीधा पूरे सल्फ्यूरिक एसिड के मोल निकाल लेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे भार बटा मोलर द्रव्यमान। सॉल्यूशन करेंगे है ना, इसको सॉल्व करेंगे। मोल इक्वल टू वेट कितना, भार कितना है 4.9, फिर वही चीज मोलर मास मतलब परमाणु भार या अणु भार, तो अणु भार लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार निकालेंगे H2SO4। एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, दो हाइड्रोजन का भार 2 हो जाएगा, वेट 1 हाइड्रोजन का वेट 1 होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है 2। सल्फर का वेट, सल्फर का भार होता है 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का वेट है, एक ऑक्सीजन का भार 16 है, यहाँ तो 4 ऑक्सीजन हो गई 4 ऑक्सीजन, तो 16 × 4 मींस 64 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 98। तो सल्फ्यूरिक ऐड करके देखना वो 98 आएगा। ठीक है, तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना आया 98, मोलर द्रव्यमान 98 आया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे। कुछ लोगों कैलकुलेशन बड़ी प्रॉब्लम आती है, यदि प्रॉब्लम आए तो देखो कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट है आप उसको हटा लो, बेसिक फंडा यूज कर लो। पॉइंट के बाद आपको एक ही डिजिट दी हुई है तो अपॉन में 10 लिख लो। अब देखो 49 का जस्ट डबल यहाँ पे क्या है 98 है। क्लियर, वो वैल्यू ऐसी देता है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होता है। 1/2 है, 1/2 को आप 0.5 लिखते हो, ऑलरेडी वैसे अपॉन में 10 दिया है, 0.5 में 10 से डिवाइड करोगे तो 0.05 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 0.05 है ना, मींस पूरे सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने आ गए 0.05। फिर बोलूंगा दिक्कत कहाँ होती है, क्वांटिटी से। 4.9 ग्राम नहीं दिया रहता तो आप सीधा इसको 1 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते, लेकिन आपको 4.9 ग्राम था इसलिए आपने मोल कैलकुलेट करा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है कि आपको जब कोई क्वांटिटी दी जाती है तो आपको मोल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, मोल आपको निकालना ही पड़ता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में देखो क्या करना है, फिर वही चीज 4.9 ग्राम वैल्यू दी हुई थी, सल्फ्यूरिक एसिड ही दिया हुआ था, पूरा कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम, यहाँ से यहाँ तक वही चलता। ठीक है, ये 4.9 ग्राम नहीं होता तो आप सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितने बता देते, 2 हाइड्रोजन थी, पर आपने इस 4.9 ग्राम के अकॉर्डिंग मोल कितने निकाले 0.05। तो अब आपको इस 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रीजन कि आपके पास अभी इतना सल्फ्यूरिक एसिड ही है। यदि ये नहीं होता तो आप सीधा आंसर 2 बताते,
लेकिन ये है, तो आपने मोल निकाले, फिर 0.2 का मल्टीप्लाई किया। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के पास हाइड्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा 0.1। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये मोल में डिफरेंस होता है, मोल के क्वेश्चन में ये डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस हमको समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपको क्लियर बता दी कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। आप एक बार इसको फिर से